उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम जितना भी जिस चीज़ पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको साथ अभी ज़िक्र किया है कि वो कितनी भी लंबी हो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम उसका एक खुलासा जो होता है वो एक पैराग्राफ में जो है वो उसको उसका निचोड़ उसमें बयान कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। जब आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कोई पढ़ेगा, तो सबसे पहले वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा। वो इसलिए पढ़ेगा कि उसको वो ये देखेगा कि इसमें मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है या नहीं है। तो अगर तो उसके इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, तो वो उसको कैरी ऑन करेगा, वो पूरा रिसर्च प्रपोज़ल खोलेगा और उसे पढ़ेगा। अगर उसकी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो वो उसको पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ेगा। इस तरह से आपका टाइम बच जाता है। बजाय ये कि आप 20 सफ़ों का पूरा प्रपोज़ल पढ़ें, आप सिर्फ़ 1 पैराग्राफ पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वेदर इट इज़ ऑफ माय इंटरेस्ट और नॉट। तो इसके अंदर जैसा कि आपको ये एब्स्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, तो इसमें आप दूसरी लाइन में आपको पता चल जाएगा, वी विल इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिक्स। यानी कि इसका टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिकल पोस्ट्स शेयर होती हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस होती हैं, जो मीम्स शेयर होती हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, जो पॉलिटिशियंस के अपने बयानात शेयर होते हैं या उनके ऊपर जो आगे से फनी पोस्ट शेयर होती हैं, वो सारी की सारी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है और उससे यूथ पे कितना असर पड़ता है, यूथ उससे कितना इंटरेस्ट लेती है पॉलिटिक्स में। यानी कि सोशल मीडिया के आने से यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गई है और वोट कास्ट करने लग गई है। जबकि पहले हम ये समझते थे कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उस पे बात नहीं करती। तो सोशल मीडिया में उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाले हैं कि यूथ भी इसमें इंटरेस्ट लेती है पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये टॉपिक है, ये एब्स्ट्रैक्ट का ये फ़ायदा होता है। बाकी इसमें सारा जो वो लिखा होता है कि हम इसमें कौन-सा मेथड यूज़ करेंगे और हमारा लिटरेचर क्या है, वो सारी चीज़ें हम अब अभी आगे पढ़ते हैं। लेकिन एट लीस्ट आपको टॉपिक डिफाइन हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में, तो वो इसको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही रिसर्च प्रपोज़ल को खोलेगा नहीं और वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं ताकि एक तो हम जो रेलेवेंट ट्रैफ़िक है, जो रेलेवेंट लोग देखना चाह रहे हैं, वो इसको खोल लें और जो दूसरे हैं इर्रेलेवेंट हैं वो उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा पूरी रिसर्च का जितनी भी हमने की होती है उसका एक खुलासा होता है। ये हम थीसिस जब लिखते हैं ना 300-400 सफ़ों का थीसिस लिखते हैं, उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट होता है 1 पेज। तो 1 पेज पे हमें सारा पता चल जाता है कि ये रिसर्च हमारी इंटरेस्ट की है या नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहला टॉपिक होता है लेकिन मोस्टली ये सारा प्रपोज़ल लिखने के बाद ही हम उसका खुलासा लिखते हैं ना। तो समटाइम्स ये होता है कि आप सारा प्रपोज़ल लिख लेते हैं और एट द एंड ये जगह इसकी यही होगी यानी कि फर्स्ट पेज पे फर्स्ट हेडिंग लेकिन ये है कि हम एट द एंड भी लिख सकते हैं। सारा प्रपोज़ल लिखा और एट द एंड उसका खुलासा जो है हम ऊपर फर्स्ट पेज पे लिख देते हैं। जो इसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, असल जो हमारी हेडिंग शुरू होती है नंबर 1 दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर ये स्टूडेंट ने नीड फॉर द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, ये सही नहीं है। इसका जो सही होता है ये टाइटल वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? अब ये देखें जैसे इसी के टॉपिक को हम देखते हैं, तो इसने लिखा हुआ था सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स यानी कि हमें 2 चीज़ें पता चल गई। एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ होगा, उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। ये इनका टॉपिक था। तो इंट्रोडक्शन में किस तरह से लिखेंगे ये देखिए इन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया का बताया हुआ है कि सोशल मीडिया हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स एंड कम्युनिकेशन इन द कंटेम्परेरी सोसाइटी यानी कि फास्ट डेवलपमेंट है सोशल मीडिया की आजकल के दौर में सोशल मीडिया जो है वो हर शख्स के लिए एक जुज़्वे ला यनफ़क़ बन गया इंटीग्रल पार्ट जिसको हम कहते हैं उसकी ज़िंदगी का। तो ये सोशल मीडिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन इन्होंने करा दिया। फिर उसके बाद बताया है कि more recently the prominence of social media has been particularly highlighted in politics यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन के बाद ये बताया है कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया सियासत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। सियासत में दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है, जो प्रमोट कर रहा है इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है।
तो ये इन्होंने अपने टॉपिक के मुताबिक ये 2 चीज़ें हैं, इसको आगे मज़ीद इसी तरह से उन्होंने हाइलाइट किया। फिर उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे 2008 में, जिसमें फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया यूज़ हुआ था। यानी कि ओबामा ने जब अपनी कैंपेन की थी, इलेक्शन कैंपेन की थी, तो उसमें उसने ट्विटर यूज़ किया था, लोगों से ट्विटर के ज़रिए बात करता था, आम लोग सवाल कर सकते थे, उनके आंसर देता था। फेसबुक यूज़ किया था, यूट्यूब पे उन्होंने अपने बनाई थी। जैसे अब देखिएगा कि एक बाकायदा हर पार्टी का, पीटीआई का एक ये विंग है पूरा सोशल मीडिया का, जो उसको मैनेज करता है और ट्विटर पे वो बयानात जारी करते हैं, और समटाइम्स न्यूज़ जो है वो ट्विटर से ली जाती है, यानी कि ट्विटर पे कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसको हम अपनी प्राइम टाइम की न्यूज़ में शामिल करते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है जो हम देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सोशल मीडिया यूज़ किया गया था। तो इस तरह से ये पूरा इंट्रोडक्शन के अंदर ये जनरल ट्रेंड्स बताए जाते हैं कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है। फिर ये इस पैराग्राफ में देखिएगा, पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि 2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें कितना सोशल मीडिया का रोल था। तो इसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में ओवरऑल हमारा क्या होता है कि हमारा जो आईवीडीवी होता है उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है, उसको हम कह सकते हैं कि उसका एक बैकग्राउंड होता है कि कि उसका क्या ट्रेंड चल रहा है इंटरनेशनली और नेशनली, दोनों जगहों पे हमने बताना होता है। तो जैसे सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में हम उसका एक बैकग्राउंड दे देंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, और हम ये बता देते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट जो है वो क्यों करना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन के बाद, वो है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है? प्रॉब्लम किसको कहते हैं रिसर्च में, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, प्रीवियस सेमेस्टर में, कि प्रॉब्लम रिसर्च के अंदर किसी मसले को नहीं कहते, बल्कि रिसर्च में जो प्रॉब्लम होती है दैट इज एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो भी सवाल हमारे ज़हन में है, जो भी मसला हम हल करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ है, उसके बारे में हम उसका हल तलाश करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर आप रीसेंट एग्ज़ाम्पल लें, तो कोविड जो हमारा आया था, कोरोना, इसमें वैक्सीन हमारी प्रॉब्लम थी। यानी कि हमने किन ज़राए से कौन-सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके हमने इसमें वैक्सीन बनानी है। तो प्रॉब्लम क्या थी हमारी, उसमें वैक्सीन बनाना। यानी कि वो समटाइम्स सॉल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का मतलब ज़हन में रखिएगा कि रिसर्च में प्रॉब्लम उस चीज़ को कहते हैं ऑन व्हिच वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन। जिस चीज़ पे अभी हम तहकीक कर रहे हैं उसको हम कहेंगे दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। ठीक है? तो इट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, इट कैन बी अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सोसाइटी में एकदम से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इस डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है? यानी कि आप उस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इस सोसाइटी में बेरोजगारी का खात्मा कैसे हुआ। तो उसी तरह से हम अगर पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा करें, तो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि बेरोजगारी के खात्मा कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम किसको कहते हैं? मैम वो स्टडी जो मैम हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन। ठीक है? वो क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है, या वो एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि ये बेरोजगारी भी हो सकती है, और बेरोजगारी का खात्मा कैन ऑल्सो बी अ थिंग ऑन विच यू कैन इन्वेस्टिगेट। ठीक है? तो प्रॉब्लम का ये मतलब होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? यानी कि जिस चीज पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखना, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट देना इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये हमारी रिसर्च का क्रक्स होता है। यानी कि अगर आपका कोई रिसर्च प्रपोजल पढ़ेगा ना, तो एब्स्ट्रैक्ट उसने पढ़ा, उसको इंटरेस्ट लगा, उसको लगा कि ये मेरी इंटरेस्ट का टॉपिक है। सेकंड थिंग जो आएगी ना, वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आएगा। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का और इंट्रोडक्शन का फ़र्क ये भी है कि इंट्रोडक्शन ज़रा ब्रॉडर लेवल पर हम अपने टॉपिक को बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स ये हैं, पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया से कितना ट्रेंड जा रहा है, पॉलिटिक्स में किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये एक हमने ब्रॉडर उसका व्यू दिया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम स्पेसिफिकली वो बताते हैं, हम ब्रॉडर से उसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं। यानी कि स्पेसिफिकली हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यानी कि अगर आपकी क्लास में
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे असाइनमेंट्स भेजी थी, उसमें थी एडवर्टाइजिंग का इफ़ेक्ट, क्योंकि ये ज़्यादा आई थी इस तरह के टॉपिक्स, तो मुझे इसलिए ये याद है कि उसमें आपने पूछा था कि एडवर्टाइजिंग के इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो यूथ की फैशन सेंस को किस तरह से एडवर्टाइजिंग आजकल की जो एड है, मॉडर्न एड्स, वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो अगर आपका ये टॉपिक है, तो उसमें पहले तो आप अपनी जनरल इंटरनेशनल बता सकते हैं कि एड्स किस तरह की आ रही हैं, और फिर पाकिस्तानी एड्स के बारे में इंट्रोडक्शन में बात कर सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे तो पर्टिकुलरली आप ये बताएँगे कि आप मोबाइल फ़ोन एड्स को देखना चाह रहे हैं, आप फेयरनेस क्रीम की एड्स को देखना चाह रहे हैं, या किस चीज़ की एड्स को देखना चाह रहे हैं। फिर आप उन एड्स के बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बात करेंगे और उन उसके किस तरह के असरात आप देखना चाहते हैं। उसके फैशन पर असरात देखना चाह रहे हैं, उसके ड्रेस सेंस पर असरात देखना चाह रहे हैं, या उसके परसेप्शन पर या लोगों की थिंकिंग पर असरात देखना चाह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप एक ब्रॉडर पिक्चर पेश करेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएँगे कि हम कौन-सी एड्स देखना चाह रहे हैं और उनके किस चीज़ पर असरात देखना चाह रहे हैं। ठीक है? और समटाइम्स में पॉपुलेशन भी डिफाइन होती है, और उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सिंपल स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही बनाएँ। और इट कैन बी 2 टू 3 लाइन्स की भी हो सकती है, और समटाइम्स 2 टू 3 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल भी हो सकती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई? यस यस मैम। मैम। तो इस तरह से आपने इसको एक स्टेटमेंट, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझा रही हूँ, इसको सारी चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली लिख के देखना है, करके देखना है, ठीक है? इस तरह से तो डेफिनिशन है, ये आपको थोड़ी कंपैरेटिवली आसान होती है। प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं होगा, चूँकि आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट का होगा ना, तो आपको हर चीज़ लिखने का मज़ा आएगा। इसलिए रिसर्चर से ये हमेशा यही कहा जाता है, सबसे पहली जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो ये होती है कि आप अपना टॉपिक जो है, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लें। तो आपने ऑलरेडी मुझे टॉपिक्स भेजे हुए हैं, बेशक आप वही चूज़ कर लें। उन टॉपिक्स को आप खुद रिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक दफ़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ इसका, रिसर्च प्रपोज़ल का। नेक्स्ट क्लास में एक तो हम पिछला रिवाइज़ करते रहेंगे। कुछ लोग जो हैं, जो कि बाकायदा बहुत सारे, जैसे आज भी अटेंडेंस बहुत कम है, तो कुछ लोग जो हैं वो पिछले कॉन्सेप्ट्स उनको इतनी क्लियर नहीं है, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट जो हमने समझा था, या हाइपोथेसिस वगैरह, तो उसको भी साथ-साथ हम करते जाएँगे और साथ-साथ हम प्रैक्टिकली अपना काम भी करते जाएँगे। तो इस सारी चीज़ों को आपने करके देखना है। तो सबसे पहले तो आप अपना नेक्स्ट क्लास तक बेशक आप कर लें, अपना टॉपिक फाइनल कर लें। और बेशक जो आपने मुझे भेजा हुआ था मिड टर्म के असाइनमेंट में, उसको एक दफ़ा रिव्यू करके लिख लें, ताकि उसी टॉपिक पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसी टॉपिक का आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है, उसी टॉपिक पे फिर हम आगे काम करेंगे, और ट्राई करें कि वो आपके इंटरेस्ट का हो, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आप उसको एन्जॉय भी करें अपनी स्टडी को। ठीक है? आपको ये बोरिंग ना लगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिख ली। जैसे मैंने आपको बताया था, ये रिसर्च प्रपोज़ल कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ टू शॉर्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी-सी आपको एक्सप्लेन भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स फिर उसके बाद आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपका आपके गोल्स क्या हैं? आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी में? ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये थी ना कि ये हमारा मसला है, इस पे हमने तहकीक करनी है। इस तहकीक से हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं? इससे रिसर्च को क्या फ़ायदा होगा? इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा? ये नहीं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्टिव, जैसा कि इसमें पहली लाइन में आप देखें, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी विल बी इन्वेस्टिगेट टू द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अच्छा, जब हम पर्पस, अपना गोल अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, तो फिर हम जो वेरिएबल्स हैं उसमें बताएंगे कि हमने किस रिलेशनशिप को जानना है। ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने प्रॉब्लम बताई, और ऑब्जेक्टिव में हमने ये बताना है कि हम किन 2 चीज़ों के रिलेशनशिप को जानना चाह रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स जो है, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, उसमें रिलेशनशिप क्या है? या जैसे आपकी अगर एडवर्टाइजिंग वाली टॉपिक है, तो आप ये कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में ये लिख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग और यूथ्स परसेप्शन, या एडवर्टाइजिंग और आप जो है उसकी यूथ्स की फैशन सेंस की रिलेशनशिप को जानना चाह रहे हैं, यानी कि किन 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को आप मालूम करना चाह रहे हैं रिसर्च में। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारा गोल होता है। ठीक है? अगर आपको कोई टॉपिक याद है, तो आप उस पे अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव की, रफली आपको पता चल जाएगा।
अगर नहीं याद तो हम आगे चलते हैं। जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में हमने रिलेशनशिप बिटवीन, आप समझें कि समटाइम्स सिंपली अगर आपके दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उन दोनों के रिलेशनशिप को हमने बता देना है ऑब्जेक्टिव्स में कि हम इन दो के रिलेशनशिप को जानना चाह रहे हैं। अगर मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, एक इंडिपेंडेंट है, दो डिपेंडेंट हैं, या दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है, तो फिर इसी तरह से हम उन तीनों के रिलेशनशिप को बता देंगे कि दिस इज आवर गोल और दिस इज द पर्पस ऑफ आवर स्टडी। देन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं। रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो सिंपली आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को जब हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स तो हमारी सिंपल स्टेटमेंट होती है ना, उसको जब हम क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसको हम इज देयर एनी रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप, टू व्हाट एक्सटेंट देयर इज अ रिलेशनशिप, उसको जब हम क्वेश्चन की शक्ल दे देते हैं तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं, रिसर्च होती है, उसमें इन दोनों में से एक चीज होती है, बिकॉज ये मोस्टली सेम ही होते हैं। लेकिन मैं आपको जब डिटेल पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको इसके जो इसमें जो डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि रिसर्च क्वेश्चन कहाँ पर आता है और ऑब्जेक्टिव कहाँ पर आता है। ये हम जब इसकी डिटेल में जाएंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बता दूंगी। तो ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन में फिलहाल आप ये समझें कि ऑब्जेक्टिव जो होती है वो हमारी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है, और रिसर्च क्वेश्चन उसको जब हम क्वेश्चन फॉर्म में कर देते हैं तो वो हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो जाता है। फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसको भी हाइपोथेसिस को भी हम लिख कर देखेंगे कि कैसे, हमने ये पढ़ तो लिया है पिछली क्लास में कि स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस होता है, अगर आपको याद हो, वीक हाइपोथेसिस होता है, और हाइपोथेसिस लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें कौन-कौन से वेरिएबल शामिल होने चाहिए, वो कितना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने टेस्ट जो करना होता है वो हाइपोथेसिस को करना होता है। तो ये भी हम लिख के देखेंगे कि हाइपोथेसिस आपके टॉपिक पर कैसा लिखा जाएगा, ठीक है? तो देन कम्स द हेडिंग ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है, लिटरेचर मीन्स पास्ट स्टडीज, जितना भी आपका आपके टॉपिक के ऊपर जितनी भी जो पास्ट रिसर्च हो चुकी है, पास्ट लिटरेचर मौजूद है, उसका एक जायजा लेना, रिव्यू करना, उसको इज कॉल्ड द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो टॉपिक जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं ये ऑलरेडी हुआ हो और इस पे रिसर्च मौजूद हो और इसके रिजल्ट्स मौजूद हो, तो हम बिल्कुल एक रेप्लिका क्रिएट कर दें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम पास्ट स्टडीज को इसलिए पढ़ते हैं, पास्ट रिसर्चेस को इसलिए देखते हैं कि उन्होंने अगर इस टॉपिक पे रिसर्च किया है तो किन किन चीजों को हाईलाइट किया है, कौन कौन सी चीजें हाईलाइट हुई हैं जिस पे रिसर्च हुई है, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स रह गए हैं। तो जो एस्पेक्ट्स रह गए हैं वो होता है गैप इन द रिसर्च। तो उस गैप पे आपने रिसर्च करनी होती है। जो ऑलरेडी टॉपिक हो चुके हुए हैं उस पे फिर आप वेल स्टडीड जो चीजें होती है उसको आप छोड़ देते हैं और उससे उसके आगे एक्सटेंशन करते हैं उसमें। उसके फॉर एग्जांपल अगर हम एड्स वाली एग्जांपल लेते हैं, तो एड्स में अगर किसी ने एड्स का इफेक्ट जो होता है वो ड्रेस सेंस पे लोगों की बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च हो चुकी हुई है, तो फिर हम एड्स देखकर लोग जो यूथ है उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो परसेप्शन क्या बनती है, या फैशन पे अगर रिसर्च हो चुकी है तो हम उसके कल्चरल इम्पैक्ट देख सकते हैं कि लोगों की सेलिब्रेशंस पर उस पर क्या इफेक्ट होता है, या एड्स के और डिफरेंट इफेक्ट्स ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी स्टडी नहीं हुए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जितना भी लिटरेचर होता है उस पे हम पास्ट स्टडीज होती हैं उस पे एक नजर डालते हैं और उसको पैराग्राफ्स में इधर राइट डाउन कर देते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में, ताकि पता चल जाए कि ये ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और मेरी रिसर्च इससे आगे है, ठीक है? इसलिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं। तो इन इन एस्पेक्ट्स पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हुई है, तो इसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, ठीक है? यस मैम। तो कैसे करते हैं इसको? गूगल स्कॉलर से हमने सर्च आउट कैसे करना है, फिर उसमें से हमने रिसर्च पेपर्स कैसे निकालने हैं, उनमें से कैसे ढूंढना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्लास में, और आप फिर इसे प्रैक्टिकली ट्राई करके देखेंगे कि तो आपको ये फिर बड़ा आसान लगेगा कि गूगल स्कॉलर पे आपने एक्चुअली इसकी रिसर्च करनी होती है। रिसर्च जितनी भी होती है ना वो गूगल पे हम सर्च नहीं करते,
उसको हम गूगल स्कॉलर पे सर्च आउट करते हैं, और वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में। देन कम्स द मटेरियल एंड मेथड्स। एक्चुअली ये मेथड्स ही होता है, मटेरियल्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये मेथड्स क्या होते हैं? मेथड का मतलब होता है कि आपने रिसर्च में क्या सर्वे इस्तेमाल किया है, लोगों से इंटरव्यू किए हैं। आप आपकी एकेडमिक लाइफ में भी आपने देखा तो होगा एटलीस्ट कि आपके कई दफ़ा आपके पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक सवालनामा होता है, क्वेश्चनियर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर मुख्तलिफ सवाल लिखे होते हैं, आगे ऑप्शंस दी होती हैं, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, या येस नो की ऑप्शन होती हैं, या 1-2 का स्केल बनाया होता है। कोई क्वेश्चन होते हैं, आपने उसको उसके जवाब देने होते हैं, आप उसको टिक करते हैं, 10 सवाल होते हैं, वो आपसे ये परफॉर्मा फिल करके ले जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चनियर या इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं। तो वो हम मेथड में इस्तेमाल करते हैं कि हमने क्वेश्चनियर बनाना है या सिंपली फेस टू फेस इंटरव्यू करना है लोगों का, किस तरह से अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में हमने मालूमात हासिल करनी है। तो उसमें हमारी एक तो इंस्ट्रूमेंट कि हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, सर्वे करना है, इंटरव्यू करना है, डिफरेंट बहुत से और डिफरेंट मेथड्स भी हैं। ये दोनों कॉमन ज़रा मेथड है, इसलिए मैं आपको आज ये बता रही हूँ। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन जैसे आपने अपनी मिड टर्म असाइनमेंट में भी बताया था कि अगर तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूथ है तो डेफिनिटली 18 टू 25 आप ले सकते हैं, 18 टू 30 भी आप ले सकते हैं। 18 टू 30 ईयर्स ओल्ड जो पीपल हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो उसमें आपने अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करनी होती है। अगर तो आपने कुछ बच्चों के बिहेवियर के बारे में जो 1 ईयर 2 ईयर के बच्चे हैं, उनके बारे में कोई चीज़ या प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या कोई रिसर्च करनी है, तो पेरेंट्स जो मदर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स, वो आपकी या हाउसवाइफ्स के अलावा भी जो जो मदर्स होती हैं वो आपकी पॉपुलेशन हो सकती हैं। अगर आपने जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन हो सकते हैं। तो डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। तो ये मेथड्स के अंदर हमने नेचर ऑफ स्टडी लिखनी होती है, अपनी पॉपुलेशन लिखनी होती है, फिर उसके बाद कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, फिर उसके बाद हमने सैंपल है, सैंपल कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। यानी कि अगर स्टूडेंट हैं तो सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट से तो आप इंटरव्यू नहीं ले सकते ना, तो उसके लिए आपको सैंपल यानी कि थोड़े से 100 स्टूडेंट्स कैसे चूज करने हैं, वो आप लिखेंगे। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको अभी बयान किया, क्वेश्चनियर होता है, तो वो आपने लिखना होता है कि क्वेश्चनियर हम कर रहे हैं या इंटरव्यू हम कर रहे हैं, कितने लोगों से कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप बयान करेंगे। फिर उसके बाद आपका एनालिसिस का पार्ट आता है। एनालिसिस क्या होता है कि उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी होती है। जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं 10 12 14 अगर है या 100 200 लोगों से आपने सवाल जवाब पूछे हैं, तो उसको अब एनालाइज कैसे करना है, उसमें स्टैटिस्टिकल टूल कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो स्टैट अप्लाई करनी होती है ये भी आप यहाँ पर सीखेंगे, बाकायदा उसको करके देखेंगे। आपने देखे तो होंगे अपने लाइफ में, चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं, टेबल्स बने होते हैं, उसमें परसेंटेज लिखी होती है, ऊपर मीन मोड निकाला हुआ होता है, इतने परसेंट लोगों ने यस कहा, इतने परसेंट लोगों ने नो कहा। एक कॉमन आपकी ऑब्जर्वेशन तो है ना अपनी लाइफ में, जब मुख्तलिफ पोल्स किए जाते हैं, मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि हमारे भी यहाँ पे गैलप सर्वे आता है, जो इतने परसेंट लोग जो हैं वो महंगाई से मुतमईन हैं, सॉरी महंगाई से डिससेटिस्फाइड हैं, इतने लोग जो कह रहे हैं महंगाई है नहीं है, इतने लोग प्राइम मिनिस्टर से सेटिस्फाइड हैं, इतने लोग अनसेटिस्फाइड हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये हम रिसर्च में जब हम क्वेश्चनेयर उनसे फिल करवा लेते हैं, जब सवाल जवाब के आंसर ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसका मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से टेबल्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें फिर हम उसके बाद सीखेंगे, क्वेश्चनियर फिल करने के बाद, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो पूरा रिसर्च प्रपोज़ल इस तरह से बन जाएगा। बनाते-बनाते हमें एट द एंड जो है फिर इसके बाद रेफरेंसेस होते हैं, इनको कैसे लिखते हैं, ये देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इट्स वेरी ईज़ी। तो ये इसको हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम रिसर्च प्रपोज़ल साथ-साथ हम जब लेक्चर लेते जाएँगे और एक-एक चीज़ पर काम करते जाएँगे, जो जो हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर, तो हमें एट द एंड हमारा एक रिसर्च प्रपोज़ल तैयार होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो एफर्ट और बहुत ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोकस करें, अटेंशन दें, क्लास अटेंड करें और साथ-साथ अपना काम करते रहें, तो इट्स नॉट अ बिग जॉब, ठीक है?
एनी क्वेश्चन? ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन कराया है इसका कि किस तरह से हमने चलना है। हमारा जो रिसर्च मेथड 2 का मेन जो कोर्स आउटलाइन है ना, वो 3rd चैप्टर से शुरू होती है, इससे मेथड से, यहाँ से। सारा कोर्स आउटलाइन ये है कि हमने कौन-सा मेथड लेना है, उसमें स्टैट्स कौन-सी अप्लाई करनी है, किस तरह से टेबल्स बनाने हैं, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, क्वेश्चनेयर कैसे डिज़ाइन करना है। तो इसके अलावा लेकिन हम शुरू से इसको प्रैक्टिस करते जाएँगे और एट द एंड जो हमारे लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। एनी क्वेश्चन? और इज़ इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ठीक है, ये सिंपल हमारा रिसर्च प्रपोजल है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट क्लास। ये आपकी पहली क्लास थी। इसके बाद जो है वो आप कोशिश करें कि आप बाकायदगी से क्लास को ज्वाइन करें और एम बना लें कि आपने यहाँ से रिसर्च को सीख के अगली क्लास में जाना है। ठीक है? यस मैम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच क्लास। Okay.